दोस्तों हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उसमें हमने सेविंग अकाउंट से रिलेटेड रूल्स की बात करी थी। कितना आप उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना आप उससे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला वीडियो है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, इनसे रिलेटेड कितनी लिमिट है उसके बारे में मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करी थी। तो आप में से ही काफी लोगों का सवाल आ रहा था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मैंने काफी लोगों को देखा है वो बहुत सारे यूपीआई एप्स यूज करते हैं, फोन पे भी यूज करते हैं, पेटीएम भी, गूगल पे भी, और भी कई तरह के यूपीआई ऐप यूज करते हैं। और उन सभी एप्स में अलग अलग तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। किस लिए? रिवॉर्ड्स के लिए, या फिर 1 से 2% कमीशन के लिए वो सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर किसी की हेल्प के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने सेविंग अकाउंट के यूपीआई को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते होंगे। अभी चल क्या रहा है, यूपीआई का टाइम चल रहा है। आप में से भी काफी लोगों ने ऐसा किया होगा। किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट आपने अपने बैंक में रिसीव किया होगा पहले, और उसको आपने बाद में पे किया होगा किसी भी तरीके से, चाहे कैश में किया हो या किसी भी तरीके से आपने पेमेंट किया हो। या फिर किसी पर्सन को पेमेंट करना है तो वो आप अपने बैंक से कर रहे हैं किसी और के बिहाफ पे, या फिर आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आप अपने बैंक में पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी और का पैसा है वो आप अपने बैंक में रिसीव करके उसको निकाल कर दे रहे हैं। ऐसा आपने कभी ना कभी किया ही होगा। आपको लगता है कि आप ये या तो रिवार्ड के लिए कर रहे हैं, 2 से 5 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा, या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन जाने अनजाने में आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि इसका इनकम टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जीएसटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसका आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए ये जो भी आप ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो क्या सही है या फिर गलत। तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अगर आप काफी ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर काफी ज्यादा नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वीडियो काफी हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे बात करते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है। बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने सेविंग अकाउंट में बहुत ही बड़ी अमाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। सबसे पहला वो लोग जो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में करते हैं। दूसरे वो लोग जो कुछ कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट या फिर 1 से 2% कमीशन लेने के लिए दूसरों की ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से करते हैं। और तीसरे होते हैं वो लोग जो अपने ही बैंक अकाउंट से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। तो अपन इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से करने वाले लोगों की। अगर आपका भी बिजनेस है और आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होती है, आपका सारा लेन देन कैश में होता है, और आपके पास कभी कभार 1-2 कस्टमर जो आ जाते हैं वो आपको यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप डेली की काफी सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं, यानी कि काफी सारा पेमेंट आप ऑनलाइन रिसीव करते हैं, इसकी वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज डेली 10,000 रुपए से ज्यादा रिसीव करते हैं तो आपके पास एक करंट अकाउंट जरूर होना चाहिए। और जितना भी आपका ऑनलाइन पेमेंट आता है वो आप अपने बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें रिसीव कर सकते हैं, और आपको अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी दूसरों की मदद करते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या फिर 1 से 2% का कमीशन चार्ज करके अपने अकाउंट से उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर किसी से कैश में पेमेंट लेके उसको आगे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और उसमें बीच में 1 या 2% का कमीशन लेते हैं। अब वो अगर 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर उसको 2% का कमीशन मिलेगा, यानी कि वो 100 रुपए कमाने के लिए उसको 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना पड़ा अपने अकाउंट से, और वापस उसको अगर 100 रुपए कमाने हैं तो सेम वो 50,000 रुपए की रिपीट ट्रांजैक्शन करेगा। अब कुछ लोगों ने तो इसको बिजनेस बना रखा है, लेन देन करते हैं और 1 से 2% का कमीशन चार्ज करते हैं। और कुछ लोग तो इसको एज ए हेल्प करते हैं, यानी किसी एक से पेमेंट लेकर दूसरे को ट्रांसफर करना, और उस पर कोई भी वो चार्ज नहीं करते, ना तो वो इनकम कमाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने तो कोई पैसा कमाया नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसे करते करते क्या होता है, वो अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये फिगर एज ए एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना भी हो सकता है, इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। पूरे साल में उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गई
50 लाख रुपए की, और उनका प्रॉफिट कितना आया, अगर उन्होंने 2% भी कमीशन चार्ज किया तो 50 लाख का 2% यानी कि उनकी टोटल प्रॉफिट 1 साल का हो गया मात्र 1 लाख रुपए। अब उनको लगता है कि पूरे साल में 50 लाख रुपए की हेर फेर करने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कमाया मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर अगर आपको इनकम टैक्स भी पे करना है तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपकी तो 1 लाख इनकम है, ना ही आप ITR फाइल करते हैं, ना ही आप कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये है टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट का। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था 50 लाख रुपए का, आप तो सोचते होंगे कि हमने 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट किया है और 1 लाख रुपए ही हमारी इनकम है और इससे कुछ भी नहीं होगा और कोई टैक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी की हेल्प के लिए भी कर दी और 1 लाख रुपए भी आपने नहीं कमाया, जिसमें कि आप तो बोलोगे मैंने तो हेल्प करी है, आपने कोई भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन इनकम टैक्स और GST के हिसाब से हमेशा आपका टर्नओवर देखा जाएगा। यानी कि ट्रांजैक्शन आपकी 50 लाख की है तो वो कंसीडर करेंगे आपका जो टर्नओवर है वो है 50 लाख रुपए। आपके लिए ये 50 लाख का ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से हुआ हो, सरकार के लिए ये ट्रांजैक्शन आपकी टर्नओवर है, ये अमाउंट आपका सेल्स है, आपको अपने क्लाइंट से ये पैसा मिला है। आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे कि मैं इधर से 51 लाख लेके आगे 50 लाख ट्रांसफर करता हूं, मैं सिर्फ 1% का कमीशन कमाता हूं, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। टैक्स की भाषा में जो आपकी 50 लाख की ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी आपकी सेल्स, और उसमें से 1 लाख प्रॉफिट हटा के 49 लाख रुपए आपकी हो जाएगी परचेज। अब आपके पास आएगा GST की तरफ से नोटिस, आपका 40 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, आपको GST में रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, GST भी पे करना है। GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जो लिमिट है वो है 40 लाख रुपए की, और इनकम टैक्स वाले भी बोलेंगे कि आपका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, इसकी 6 से 8% इनकम डिक्लेयर करो, जो कि हो जाएगी लगभग 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उस 3 से 4 लाख रुपए को भी और कम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी और बैलेंस शीट बनवानी पड़ेगी, और इन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में आपको कंप्लीट रिकॉर्ड देना पड़ेगा जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। अब आप ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करता हूं, तो ये बैंक का काम है। अगर आपका बैंक आपके अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन नोटिस करता है तो वो RBI और इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है, और साथ ही आपको भी अलर्ट भेजता है कि आपके सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए करंट अकाउंट खुलवाओ। अब होता क्या है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते जाते हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे आप इनकम टैक्स का अगर नोटिस आ भी जाता है तो उनको ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा यही सजेशन है, अगर आप इस तरह का कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आप उसको बंद कीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एक करंट अकाउंट खुलवाएं, और आप जिस भी क्लाइंट से डील करें उसके साथ एक एग्रीमेंट जरूर करवा लें। एग्रीमेंट के साथ साथ आप उसका आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास रखें, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आप जितना भी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन की डिटेल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते रहें टाइम टू टाइम, आपके पास कभी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। और अगर आपके पास नोटिस आ भी जाता है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन दिखा रखे हैं और वो ही ट्रांजैक्शन अपने ITR में फाइल कर रखे हैं, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर आप अपने ही एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और सेम डे पे वो पैसा अगर आप वापस ले रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होती। अगर आपने पैसा किसी भी फैमिली मेंबर के अकाउंट में भेजा और सेम डे पर वो रिसीव कर लिया वापस, तो वो ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होती है। और अगर आप अपने ही अकाउंट से इधर उधर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पैसा आपका है, आपके पास ही है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ रहा और ना ही जा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अपने अकाउंट में आप ज्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपकी उन ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस मान के आपके अकाउंट को टेम्परेरी बेसिस पर फ्रीज कर सकता है या उसको ब्लॉक भी कर सकता है। उसके लिए आपको फिर बैंक में जाना पड़ेगा और KYC सबमिट करवा के अपने अकाउंट को फिर से चालू करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो UPI के झमेले में फंसे रहते हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।